हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रमुख रचनाकार नागार्जुन जी के बारे में डिस्कस करेंगे। नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रमुख प्रगतिशील रचनाकार नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन को प्रमुख प्रगतिशील साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। मतलब नागार्जुन प्रगतिवादी कवि है और आधुनिक काल के कवि। तो उन्होंने हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य की समृद्धि में विशिष्ट भूमिका, मतलब उन्होंने श्रीबुद्धि विशिष्ट भूमिका ही नहीं बल्कि नई दिशाएं भी दी है। तो इससे नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ये याद रखिए, नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में हुआ था। सतलखा ननिहाल गांव में, पोस्ट है मधुबनी, जिला दरभंगा, बिहार में। उनका जन्म का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन जी का नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, ये याद रखिए। इनके पिता का नाम क्या है? श्री गोकुल मिश्र, जो कि तैरूनी गांव में रहते थे। तो नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और नागार्जुन जी ने सन 1936 में श्रीलंका गए थे और उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और वहाँ से 1938 इसमें वापस स्वदेश लौट आए थे। और नागार्जुन ने साहित्य की हर विधाओं में लेखनी चलाई है और उन्होंने कई सारे काव्य लिखे हैं, काव्य कृतियाँ लिखे हैं, जैसे साहित्य युगधारा, सतरंगे पंखवाली और प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, उसने कहा, तुमने कहा था, वंदना, हजार हजार बाहों वाली आदि, ये उनके काव्य कृतियाँ हैं। और नागार्जुन ने हिंदी उपन्यास जगत में भी अपनी स्वतंत्र परिचित भी बनाई, जैसे नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, पारो, गरीबदास आदि कई सारे उपन्यास लिखे हैं। तो ये उपन्यास का प्रकाशन वर्ष मैं बताऊंगी। और नागार्जुन के काव्य की विशेषता यह है कि वो जटिल से जटिल भाव की लेखन लिखे हैं और सहज प्रभाव डालने में सफल भी हो जाते हैं। और उसके काव्य भाषा में भी एक किसान की साफ गोई और निर्मल भी किए हैं। और उनके व्यक्तित्व के बारे में कहेंगे तो नागार्जुन के साहित्य का मूल्यांकन करने से पहले उनके व्यक्तित्व का विवेचन करना जरूरी है। तो जन्म के बारे में देखिए, मैं जो बताई वो भी लिखा गया है। भारतीय साहित्यकार ने स्व की अपेक्षा पर को अधिक महत्व प्रदान की है, तो इसका निर्वाह नागार्जुन ने भी किया है। तो नागार्जुन का जन्म जून सन 1911 ज्येष्ठ पूर्णिमा के अपने ननिहाल सतलखा गांव, जिला मधुबनी में हुआ था, जो कि बिहार में है। वैसे मिथिलांचल के जिला दरभंगा का तोरनी उनका पितृग्राम है। इसके संदर्भ में डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने
कहते हैं कि नागार्जुन का जन्म ननिहाल के गांव सतलखा पोस्ट मधुबनी दरभंगा में हुआ, पर स्कूल तैरानी पिता के गांव को ही जन्म स्थान लिखा गया है। और नागार्जुन के जन्म समय के बारे में विद्वान ने कई सारे मतभेद दिए हैं। जैसे डॉक्टर जयकांत मिश्र जी ने ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में उनका जन्म सन 1908 माना है, और हिंदी साहित्य कोश में उनका जन्म सन 1910 दिया गया है। और प्रकाश चंद्र भट्ट ने उनका जन्म 1911 ईस्वी जून मास की किसी तिथि को माना है। और डॉक्टर ज्ञानेश दत्त हरित ने अपने अप्रकाशित शुद्ध प्रबंध नागार्जुन व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सन 1911 को ही अनेक जन्म का वर्ष माना है। और प्रभाकर माचवे जी ने कहा है कि 1911 ईस्वी से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यानी जून में किसी तारीख को वे जन्मे ऐसा मान लिया जाता है। तो गुप्त जी ने नानी को प्रणाम करते हुए कहा है कि नागार्जुन की नानी ने ज्येष्ठ महीने में किसी दिन नागार्जुन का जन्म बताया है, और नागार्जुन ने स्वयं सन 1911 में ही अपना जन्म स्वीकार किया है। तो नागार्जुन के पिता का नाम क्या है, मैंने जो अभी कहा, गोकुल मिश्र, और माता का नाम उमा देवी था। और इनके पिता जो थे घुमकड़ी प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि नागार्जुन के कई भाई बहन असमय मृत्यु की गोद में चल बसे थे, जिसके कारण माता पिता का हृदय शंकाग्रस्त था, और उनने संतान के लिए वैद्यनाथ धाम जाकर 1 महीने का अनुष्ठान करवाया, जिसके फलस्वरूप नागार्जुन का जन्म हुआ। यही कारण माता पिता ने नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ रखा। तो माता पिता ने वैद्यनाथ के नाम पर उनका नाम वैद्यनाथ रखा। और यदि हम नागार्जुन जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम कहेंगे, तो नागार्जुन के बाल्यकाल में उनकी माता का देहांत हो गया, और नागार्जुन के पिता गोकुल मिश्र, जिसके व्यक्तित्व में गंभीरता का अभाव एवं लापरवाही प्रवृत्ति थी, तो उनमें घुमक्कड़ वृत्ति, दारिद्र्य, संस्कारहीन, कठोर और पकड़ तबीयत के व्यक्ति थे। वो साधारण किसान एवं अल्प शिक्षित होने के कारण अपनी जाति के बड़े बड़े विद्वान की बजाय जनसाधारण से अधिक घुल मिलाकर रहते थे, और इसका परिणाम और प्रभाव नागार्जुन के पूरे व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो गोकुल मिश्र अपने पुत्र को अपने कंधे पर बिठाकर एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। तो ये गांव के बारे में भी नागार्जुन जी ने बहुत सुंदर कहे। तो हम नेक्स्ट क्लास में उनके जो प्रमुख काव्य बहुत दिनों के बाद हम डिस्कस करेंगे, जिस काव्य में गांव का वर्णन हुआ है। कई बार दूसरे रिश्तेदार के यहाँ दिन गुजारते थे। सुभाकांत के शब्द में अकेले 6 वर्षीय पुत्र की किसके सहारे घर में छूटते तो ठक्कन मिसिर को भी साथ लिए घूमते थे। तो मेरे बाबूजी अपने बाल्यकाल में पिता की लाचारी के कारण घूमते, और अब घूमना उनका पर्याय का अनिवार्यता है। तो घुमकड़ी का अणु जो बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश पा गया, वो रचना धर्म की तरह ही विकसित और पुष्ट होता गया। नागार्जुन अपनी पारिवारिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अपने बहुचर्चित आत्मलेख आईने के सामने में विस्तार से सूचना दी है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जिनका जन्म सम्भ्रांत, सुशिक्षित और धनिक परिवार में हुआ हो। मेरी मूल शिक्षा घरेलू ढंग की थी, परंपरावादी ब्राह्मण खानदान की सामान्य स्थिति की थी। पिता अकिंचन थे और पारिवारिक जिम्मेदारियों से कतराने की लत उनमें स्पष्ट नजर आती थी। तो उस स्थिति में लगता है कि अपठित होने के कारण मेरे पिता को घुटन भरी ग्लानियाँ झेलनी पड़ी थी। उसके बाद उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में हम देखेंगे। तो नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा तरुणी गांव में ही संस्कृत पाठशाला में प्राचीन पद्धति से हुई थी। प्रथमा की परीक्षा के बाद व्याकरण मध्यमा करने के लिए गनौली के संस्कृत विद्यालय में पहुंच गए। तो 1 साल सहसा काशी में पढ़ते रहे और संस्कृत में आचार्य की शिक्षा प्राप्त की।
इसके उपरांत कुछ समय तक दरभंगा के महारानी के प्रशस्ति गान में लीन रहे थे। तो यही गान उनकी आजीविका के साधन थे, पर इसमें बहुत समय तक मन न बना सके। सन 1930 में जैन मुनियों के संपर्क में आकर वाराणसी में उन्हें प्राकृत और पाली भाषा का अध्ययन किया। पाली भाषा का सही अध्ययन कोलंबी में रहकर पूर्ण किया और नागार्जुन कवि अनिरुद्ध से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो उन्हीं के प्रभाव के कारण वाराणसी में रहकर उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी और सीताराम झा के संपर्क में आकर उन्होंने भाषा, छंद, अलंकार का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। तो यही उन्होंने बौद्ध धर्म के समता सिद्धांत का अध्ययन किया। तो नागार्जुन राहुल संकीर्तन जी के साथ भारत भ्रमण करते हुए सिंघल द्वीप में गए थे। वहाँ पर बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर विद्यालंकार परिवेश में 3 साल तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। वहीं पर काम चलाओ अंग्रेजी भी सीख ली थी। वैसे तो उनकी मातृभाषा मैथिली है, तो नागार्जुन जी की मातृभाषा कैसी है? मैथिली है। परंतु घुमकड़ी प्रवृत्ति और मेघावी वृद्धि के कारण उन्होंने पाली, अर्धमागधी, सिंहली, तिब्बती, गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि भाषा में पढ़ना लिखना भी सीख लिया। तो नागार्जुन की तुलना कबीरदास जी के साथ करते हुए डॉक्टर प्रभाकर मासवे जी कहते हैं कि शिक्षा संस्कृत शाला में पैतृक विद्या निधि जो भी घर में पाई, बाद में नागार्जुन ने किसी अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मुँह नहीं दिखा, तो कोई परीक्षाएं पास नहीं की, तो जिंदगी की खुली पुस्तक में कबीर की तरह आंख की देखी सीख ली। उसके बाद नागार्जुन जी के वैवाहिक जीवन के बारे में हम कहेंगे तो नागार्जुन का विवाह 19 वर्ष की आयु में सन 1932 में हरिपुर गांव के कृष्णकांत झा की बेटी अपराजिता देवी के साथ हुआ था और संपन्न परिवार की अपराजिता देवी अत्यंत समझदार थी। गांव में उनकी जायदाद भी थी। नागार्जुन का परिवार दरिद्रता और अभाव में जी रहा था। तो उस समय की स्थिति के संदर्भ में सुभाकांत जी ने लिखे हैं कि मेरे नाना ने जानने या अनजान में अपनी बेटी को उस घर भेज दिया जहाँ एक पढ़ा लिखा युवक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मेरी यादाश्त तक नाना के यहाँ से भोजन के लिए अनाज आता था। तो नागार्जुन अपनी पत्नी को प्यार से अप्पू और बउआ कहकर पुकारते थे। बउआ का अर्थात बहू। तो पति पत्नी के रूप में नागार्जुन का संसार अलग रहा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह, किसी बात की उन्होंने चिंता नहीं की। नागार्जुन अपनी पत्नी को पारिवारिक सुख नहीं दे पाए, इसीलिए उनके मन में काफ़ी दुख था। वो हमेशा कहते थे कि क्या बात कहती हो अप्पू, तुम तो मेरी सहधर्मिणी हो, हमारी अपनी देहाती जायदाद और घर आंगन की मालकिन हो। तो नागार्जुन के 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। उनमें सबसे बड़े सुभाकांत जो शिक्षक है, सुभाकांत नागार्जुन के बड़े बेटे। दूसरे सुकांत जो कि पटना में यशस्वी पत्रकार है। तीसरे श्रीकांत जो दिल्ली में पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय में लगे हैं। उर्मिला और मंजू जो 2 बेटियां हैं, वो दोनों का विवाह हो चुका है। उसके बाद अध्यापन और साहित्य सृजन की शुरुआत के बारे में हम कहेंगे तो अध्ययन, अध्यापन और लेखन नागार्जुन के जीवन का हिस्सा बनकर रहा है। सर्वप्रथम उनकी नियुक्ति सहारनपुर के कॉलेज में जैन साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में हुई थी। बाद में वे आर्य समाज महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ में अपना लेखन कार्य भी समय समय पर करते रहे। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय था। साहित्यिक पत्रिका दीपक जो है उन्होंने प्रकाशित किए थे, संपादन के हेतु उन्हें जबूहर आमंत्रित किया गया। बाद में ये याद रखिए, दीपक साहित्यिक पत्रिका किसने संपादन किए थे? नागार्जुन जी ने। तो बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पत्र व्यवहार, विचार विमर्श होता रहा। सन 1937 में
1935, हाँ। 1935 में ईशोबंधु साप्ताहिक लाहौर में उनकी प्रथम कविता राम के प्रति प्रकाशित हुई। तो नागार्जुन जी के प्रथम कविता जो है वो है राम के प्रति। ये विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई सन 1935 में लाहौर में। जब वे दीपक में संपादन में मग्न थे, उसी समय महापंडित राहुल शंकरतानी की कीर्ति कथा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की तरफ झुके। तो नागार्जुन स्वामी गणेश द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से 1936 से 1937 तक कोलम पहुंच सके। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को पढ़ाया। वहीं पर उनका नागार्जुन नाम सामने आया। तो नागार्जुन के व्यक्तित्व निर्माण में कुछ महान विभूतियों का योगदान रहा। बाल वर्धिनी सभा बनारस के संचालक पंडित बलदेव मिश्र की प्रेरणा से समाचार पत्र का नियमित वाचन तथा वे प्रसिद्ध जागरण और दैनिक आज समाचार पत्र को पढ़ते थे। तब प्रगतिवादी कवि नागार्जुन, हिंदी के कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और राजकमल चौधरी के काव्य प्रतिभा से प्रभावित दिखाई देते हैं। जैसे नागार्जुन का मन गरीब की झोपड़ी में, छोटे मध्य वर्ग की कोठरियां हैं, गंदी बस्तियों और साधारण घरों में खूब रमता था। राजनीति के प्रति आक्रोश बारे में यदि कहेंगे तो नागार्जुन एक प्रखर मार्क्सवादी कवि और लेखक है। इसीलिए मार्क्स विचारधारा जो नागार्जुन की नस नस में रक्त की भांति बह रही है, वो नागार्जुन को राजनेताओं के सामने आवाज़ उठाने के लिए भीतर से शक्ति देती है। तो नागार्जुन राजनीतिक सजगता के कवि है, ये हम कहेंगे। वे समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मुठभेड़ करते हैं और राजनीति में नागार्जुन रस भी लेते हैं और मौका मिलने पर वो स्वाधीन भारतीय शासन पद्धति पर भी अपना आक्रोश व्यक्त कर देते हैं। नागार्जुन जब राजनीति के साथ समाज में व्याप्त अनैतिकता, शिक्षा प्रणाली, धार्मिक क्रियाकलाप आदि की मर्यादाओं को देखकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। तो राजनीति में बाबा नागार्जुन की काफ़ी रुचि थी। नागार्जुन को बाबा कहकर पुकारते थे। अतः राजनीतिक पक्ष में भी उनका नाम जाना पहुंचना था। बाबा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते या इधर उधर से सुनते थे। उनसे अपनी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धारदार रचनाओं में प्रस्तुत करते थे। तो बाबा किसको बाबा कहकर पुकारते थे? नागार्जुन। तो नागार्जुन को बाबा कहकर पुकारते थे। तो यही बात नेता वर्ग में चर्चा का विषय बन जाती है कि ये तो अखड़ और पकड़ स्पष्टवादी जमीन से जोड़ा कवि नागार्जुन है। तो नागार्जुन ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र भेजकर चीन के विरुद्ध में कविता लिखी थी। क्या लिखी थी ना, इससे उन्होंने पार्टी साहित्य और पार्टी लेखक जैसी धारणा को सिरे से विच्छिन्न किया। कवि की पहली वफादारी देश की जनता के प्रति होती है, न कि पार्टी के प्रति। फलतः नागार्जुन को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होना पड़ा। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम कहेंगे तो नागार्जुन को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे नागार्जुन का व्यक्तित्व निर्लोभ भी रहा है। आर्थिक संपदा तथा पुरस्कार को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया है। सन 1968 में मतलब 1968 में पत्रहीन नग्नगाच जो कि मैथिल काव्य संग्रह है, तो पत्रहीन नग्नगाच मैथिल भाषा में एक काव्य संग्रह है। इसीलिए इसी काव्य पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये याद रखिए नागार्जुन जी को कौन सी कविता में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? पत्रहीन नग्नगाच। जो कब पुरस्कार मिला था? 1968 में। तो मैथिल कवि के रूप में सन 1971 में सोवियत संघ की सरकारी यात्रा करने का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था और 1983 में हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और समूची साहित्य साधना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें
भारत भारती पुरस्कार से नवाजा था और 1984 में साहित्य अकादमी की सर्वोच्च मानद फेलोशिप से वे सम्मानित हो चुके हैं। तो हिंदी कविता के योगदान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मोतीकृष्ण गुप्त पुरस्कार से तो बिहार सरकार ने राजेंद्र शेखर सम्मान में सम्मानित किए थे नागार्जुन जी को। इसके अलावा नागार्जुन को कई छोटी मोटी संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो पुरस्कार और सम्मानों के बारे में नागार्जुन का मानना है कि मुझे कोई राजकीय सम्मान मिलता है तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी है। मैं सोचने लगता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे उसका दंड मिल रहा है। मैं तो राजाओं का शासन का विरोधी रहकर सुखी रह सकता हूँ, ये नागार्जुन जी ने कह रही है। तो पुरस्कार के लिए किसी का पालतू बनकर रहना नागार्जुन ने कभी पसंद नहीं किया, इसीलिए बिहार सरकार की तरफ से मिलने वाली 300 रुपये की मासिक राशि को उन्होंने ठुकरा दी थी। उसके बाद उनके मृत्यु के बारे में लिखा गया है, नागार्जुन अपने जीवन काल में ही किंवदंती पुरुष या दंत कथा पुरुष बन गए थे। जीवन में निरंतर यात्रा, दमा के रोग, समय असमय खान पान, जेल यात्रा, समसामयिक परिवेशगत परिस्थितियों के प्रति आक्रोश एवं चिंता आदि अनेक कारणों में नागार्जुन को जर्जर बना दिया। उनकी इच्छा शक्ति उन्हें ऊर्जा प्रदान करती रही। इसीलिए बाबा 5 नवंबर 1997 नहीं 5 नवंबर 1995 मतलब 1995 को 84 वर्ष की आयु में अपने नश्वर देह को छोड़कर अनंत व्यूह में विलीन हो गए। तो उनके निधन पर डॉक्टर नामवर सिंह ने व्यक्त की थी कि क्रोध का, करुण का इतना बड़ा कवि हमारे दौर में नहीं हुआ। तो बाबा ने अपना मन मिथिला को दिया था, तब भी उसे दे ही दिया। तो बाबा नागार्जुन की मृत्यु पर कवि अनिल प्रभाकर जी ने अपने पंक्तियों में लिखे कि बाबा के सेट में पास लगी थी भीड़ बेहिसाब मजदूरों की, बच्चे बूढ़े नौजवान बुधिला बच्चा लिए महिलाएं, सबके सब घेरे थे अपने ठक्कर मिसिर को। यही ठक्कर मिसिर चक्री स्टेशन पर गीत बेचते हो गया पूरे देश का जन कवि बाबा। तो जन कवि कौन है? नागार्जुन जी ने। नागार्जुन हो गया मिथिला का ही यात्री। इसी के कारण लगा था कि तीर्थ बन गया तरुणी। बाबा की चिता से उड़ने लगी थी लपटे, बाबा निकल पड़े थे अग्नि यात्रा पर। उसके बाद नागार्जुन जी के व्यक्तित्व परिचय के बारे में देखेंगे। तो नागार्जुन के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हमें उनके काव्य साहित्य में सहज रूप से हो जाता है। उल्फर्ट नामक विद्वान ने व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भार देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का विशेष गुण ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो किसी भी साहित्यकार के साहित्य अनुशीलन को समझने के पहले हमें उसके व्यक्तिगत जीवन, स्वभाव, अनुभव आदि से अवगत होना आवश्यक है और स्वाभाविक बन जाता है, जिससे साहित्यकार की विशेषताएं समझने में सरलता रहती है। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शारीरिक मानसिक गुणों का परिचायक होता है। व्यक्तित्व में हमें चरित्र, मनोवृत्ति, बुद्धि, शरीर आदि का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति शरीर और मन का संगठन भी है, जिसके कारण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक गुणों के दर्शन होते हैं। तो लेखक या कवि साहित्य सृजन के लिए समग्र जीवन और वास्तविक जगत से प्राप्त करते हैं। यही छाप उसे युग तक जीवित रखती है। तो नागार्जुन के साहित्य में भी उनके जीवन के अनेक पहलुओं की अभिव्यक्ति मिलती है। उसके समूचे साहित्य पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप विद्यमान है और उनके जीवन और व्यक्तित्व को देखे बिना उनके साहित्य का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जा सकता है। और नागार्जुन के व्यक्तित्व का आकलन दो रूप में ही किया जा सकता है, एक बाह्य रूप में, दूसरा अंतर रूप में, मतलब आंतरिक रूप में। उसके बाद बाह्य पक्ष के बारे में हम देखेंगे
तो व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष में व्यक्ति की आकृति, स्वरूप, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि का चित्रण किया जाता है। तो नागार्जुन का व्यक्तित्व बिल्कुल सरल सादगी से भरा रहा है। तो कृष्ण सुबोधि के दिखे गए साक्षात्कार में स्वयं नागार्जुन ने ही कहा था कि मैं साधारण हूँ और साधारण ही रहना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार तथा घूमकड़ी वृत्ति को जीवन का अभिन्न अंग मानने वाला नागार्जुन के संबंध में आलोचना त्रैमासिक पत्र के संपादक नामवर सिंह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मंझूले कद के नागार्जुन साहब से न सख्त है न बेलचक है, छचेरा बदन, निकलती हुई गर्दन है, गुल गुल गुलटी आंखें, छरा छोटी, चेहरा मोहरा कुछ इस तरह का कि जिसे देख पूरे इलाके का मुंह माथा चमक उठे। ये नामवर सिंह ने कहा है। नागार्जुन शारीरिक रूप से बिल्कुल साधारण है और अखिल भारतीय व्यक्तित्व होने के बावजूद नागार्जुन टिपिकल मैथिल है। और उनके आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में हम कहेंगे तो वो भाव प्रणव, अत्यंत उदार, स्नेहिल और आत्म पांडित्य की गरिमा से उत्प्रुत है। और जीवन के कठोर संघर्षों में नागार्जुन का व्यक्तित्व सुवर्ण की भांति निखरा है। जीवन रूपी विष को नागार्जुन ने भारतेंदु और निराला जी की तरह निर्विकार पिया और पचाया है। तो नागार्जुन चरित्र संपन्न व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा चारित्रिक गुणों पर बल दिया है। अंतरंग तत्वों में भावुकता बाबा का मुख्य गुण था। और नागार्जुन के भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हुए विजय बहादुर सिंह लिखते हैं कि ये लिखे हैं, आप पढ़ चुके हैं तो और क्या। उसके बाद नागार्जुन जी का जो जीवन है वो एक संघर्षशील है। उसमें जीवन की सादगी, खुलापन, अपनापन, सरलता, सुस्पष्टता है। तो जीवन संघर्ष से उपजी कठोरता और दृढ़ता भी है। और अभावग्रस्त जीवन है तो उसमें लड़ने की प्रबल शक्ति भी है। तो व्यक्तित्व को निखारने में उनके व्यक्तिगत जीवन के कठोर संघर्ष के अलावा प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचार दर्शन का युग भी है। और नागार्जुन की सादगी उन्हें असाधारण बना देती। उनकी दैनिक आवश्यकताएं भी अत्यंत सीमित थी, फिर भी वे मस्ती भरा जीवन यापन करते थे। मानवता उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसके बाद उनके रचना के बारे में, मतलब उनके कृतित्व के बारे में हम देखेंगे तो नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार है। और नागार्जुन ने साहित्यकार के रूप में अनेक उपनामों से ही साहित्य की सेवा की थी। नागार्जुन का कृतित्व उनके व्यक्तित्व से भिन्न या असंपृक्त नहीं है। तो नागार्जुन ने जो कुछ भी भोगा है, देखा है, अनुभव किया है, उसी की अभिव्यक्ति एवं समाजवादी और मानवतावादी साहित्यकार के रूप में साहित्य में की है। तो यही उनके कृतित्व की विशेषता है। और नागार्जुन ने कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, आलोचना एवं बाल साहित्य आदि साहित्य की अनेक विधाओं का मैथिल, संस्कृत, बांग्ला आदि हिंदी भाषा में भी सृजन किया है। पहले नागार्जुन एक तरफ सच्चे प्रगतिवादी और मार्क्सवादी कवि है, तो दूसरी तरफ नजरिए से यथार्थवादी स्वाभाविक गद्य के लेखक भी है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में बलबूते देश में, समाज में हो रही विभिन्न समस्याओं पर कलम चलाई है। और उनके काव्य रचना के बारे में हम कहेंगे तो नागार्जुन संवेदनशील है और प्रगतिवादी विचार के कवि है। नागार्जुन अपनी काव्य रचनाओं में सामान्य जनजीवन से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं पर भी लेखनी चलाते हैं। नागार्जुन के काव्य में आम वर्ग की भावनाओं के साथ प्रकृति, चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण भी दिखने को मिलता है। और नागार्जुन के काव्य में जीवन का सूक्ष्म अध्ययन, निरीक्षण दिखने को मिलता है। और नागार्जुन ने कई सारे काव्य संग्रह लिखे हैं। वो काव्य संग्रह का नाम है बुड़वर, विलाप, शपथ, चित्रा, चनाजोर, गरम, युगधारा। हम जो नेक्स्ट क्लास में जो बहुत दिनों के बाद जो कविता जो पढ़ेंगे, ये युगधारा काव्य संग्रह से लिया गया है बहुत दिनों के बाद, ये याद रखिए। सुनो और खून और शोले, प्रेत और बयान, सतरंगे पंखवाली,
प्यासी पथराई आंखें, भूमिजा, पत्रहीन नग्न गाछ, देवी यह चुनाव प्रहसन, मतलब अब तो बंद करो है देवी यह चुनाव प्रहसन, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, वंदना, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कुरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस गुब्बारे की छाया में, मेघदूत अनुवाद। ये नागार्जुन जी के काव्य संग्रह, ये भी नोट कीजिएगा जो उनके काव्य संग्रह और उनके प्रकाशन वर्ष। वुडवर्क कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में, और बिलाफ 1941 में भी, उसको मैथिली बुकलेट में हुआ था। और शपथ 1948 में हुआ था, ये हिंदी बुकलेट में हुआ था। चित्रा ये भी 1949 में, मैथिली काव्य संग्रह है ये चित्रा। चना जूर गरम, ये हिंदी बुकलेट में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। युगधरा भी 1952 में, वो भी हिंदी बुकलेट में। और खून और शोले ये भी, ये 1955 मतलब 1955 में, ये भी हिंदी बुकलेट में। प्रेत का बयान ये 1957 में हिंदी बुकलेट में हुआ था। सतरंगे पंखों वाली 1958 में, वो भी हिंदी बुकलेट में। और प्यासी पथराई आंखें ये 1962 में, वो भी हिंदी बुकलेट में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो भूमिजा है ये एक खंडकाव्य है, ये याद रखिए, भूमिजा खंडकाव्य है। ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पत्रहीन नग्न गाछ, ये 1967 में भी मैथिली काव्य संग्रह है। पत्रहीन नग्न गाछ एक मैथिली काव्य संग्रह, ये याद रखिए। और नेक्स्ट जो काव्य है, अब तो बंद करो देवी यह चुनाव प्रहसन, ये 1971 में हिंदी बुकलेट में हुआ था। अब भस्मांकुर ये भी एक खंड काव्य है, ये 1971 में भी प्रकाशित हुआ था। उसके बाद तालाब की मछलियाँ 1974 में हिंदी काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ था। वंदना ये 1976 में। और खिचड़ी विप्लव देसी हम देखा हमने 1908 में। तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहुबली 1981 में। पुरानी जूतियों का कुरस ये 1983 में। रत्नगर्भ 1984 में। ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये 1985 में प्रकाशित हुआ था। 1900 में हिंदी काव्य संग्रह है। इस गुब्बारे की छाया में 1986 में। मेघदूत अनुवाद ये 1955 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उनने कई सारे काव्य, संस्कृत काव्य भी लिखे हैं, जैसे देश दशकम, श्रमिक दशकम और धर्मलोक दशकम, ये याद रखें, ये एक लघु काव्य है। धर्मलोक शतकम जो है वो लघु काव्य है। और नागार्जुन जी रचनावली है वो 1-2 भाग संपादक सुभाकांत मिश्र जी है ने। और उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। तो नागार्जुन जी हिंदी साहित्य में प्रतिभा संपन्न, एक युग चेतना के प्रति सजग उपन्यासकार है। वे मार्क्स की सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा से प्रभावित भी है। इसका असर उनके उपन्यासों में भी हुआ है। और सामाजिक परिवर्तन, नारी की अनेक विध समस्याएं, वर्ग संघर्ष, शोषितों के प्रति विद्रोह आदि को उन्होंने उपन्यासों का विषय बनाया है। तो नागार्जुन ने आंचलिक उपन्यासों के साथ साथ समाजवादी और प्रगतिवादी उपन्यास लिखे हैं। और उन्होंने अपने ज़्यादातर उपन्यासों में मिथिला के जनजीवन को आधार बनाकर समाजवादी चेतना की अभिव्यक्ति की है। इसीलिए नागार्जुन जी ने स्वयं कहा है कि शोषक और तनाशाही शक्तियों के खिलाफ जनमत तैयार करना मेरा पहला काम है। और संघर्ष के लिए जो प्रतीक मुखरित होते हैं उन्हें उभारता हूँ, ताकि रग रग में माहौल पैदा हो जाए। तो 80% किसान मजदूर हमारा इष्ट देवता है जो आसपास फैली हुई है। मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और नागार्जुन के उपन्यास की संख्या
1 दर्जन से अधिक है, जिनके नाम कालक्रम के अनुसार इसी प्रकार है। उसके बाद उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास का नाम है रत्नाथ की चाची, जो 1948 में प्रकाशित हुआ था। बलचनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा वटेश्वरनाथ 1954 में। ये नोट कीजिए, एग्ज़ाम में आएगा। और वरुण के बेटे 1957 में, दुख मोचन 1957 में, कुंभीपाक 1960 में, हीरक जयंती 1962 में, उग्रतारा 1963 में, इमतरिया 1968 में, जमनिया का बाबा 1968, पारो 1975। तो उपन्यासों का भी कुछ वर्णन किया गया है। रत्नाथ की चाची जो उनके पहला उपन्यास है, वो जो 1948 में प्रकाशित हुआ था, इसमें क्या लिखा गया है ना, रत्नाथ की चाची उपन्यास में ग्राम जीवन के आधार पर एक उच्च कुलीन विधवा के माध्यम से भारतीय विधवा नारी के दुर्भाग्य की कहानी प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का मुख्य पात्र गौरी के निजी व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर यह बताया गया है कि किस प्रकार समाज में एक विधवा को चारों तरफ से दुख पहुंचाया जाता है। इसमें विषमता, कुलीनता, भ्रष्टाचार, बाह्याडंबर और मेल विवाह आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। उसके बाद जो बलचनमा उपन्यास है, ये नागार्जुन जी का दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास सामाजिक चेतना का प्रगतिशील रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। मिथिला के दरभंगा जिले के ग्रामीण जीवन पर आधारित है बलचनमा उपन्यास। कथानक के तौर पर सन 1937 के आसपास की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है और इस उपन्यास में दरभंगा जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है, जिसमें निम्न वर्ग पर जमींदार द्वारा अन्याय किया जाता है और बलचनमा के जरिए उस समस्याओं को उजागर किया गया है जो कि नागार्जुन जी ने ही किए हैं। उसके बाद नई पौध जो उपन्यास है, ये एक मैथिल उपन्यास है। नवतुरिया का हिंदी रूपांतर हुआ है। नागार्जुन ने इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या पर खुलकर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ विवाह संबंधी आडंबर भरी जर्जर रूढ़ियाँ और पतनोन्मुख मान्यताओं के विरुद्ध में उभरने वाली नवीन चेतना को नई पौध के उपन्यास में दर्शाया है। उसके बाद जो उपन्यास है बाबा वटेश्वरनाथ, ये तीसरा उपन्यास है जिसमें मिथिला के रूपवली गांव की 4 पीढ़ियों की कथा वर्णित है। रूपवली गांव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्षों, उसकी प्रथाएं, परंपराएं, किसान की दैनिक गतिविधियां, लोगों की अंधश्रद्धा, पशु बलि, कंपनी शासन, चंपारण का सत्याग्रह आदि कई विषयों पर मानव रूपधारी वट वृक्ष के माध्यम से लेखक अपनी बात कहता है। और इस उपन्यास की कथा को 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड जयकिशुन की स्वप्न कथा है जो लगभग 100 पृष्ठ तक चलती है। दूसरे खंड है जयकिशुन बाबा वटेश्वर के बताए गए उपायों के अनुरूप कर्म प्रवृत्त होता है और बाबा वटेश्वरनाथ को साम्राज्यवादी शक्तियों से नफरत है। बाबा वटेश्वर बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की उच्चादर्श के प्रतीक है। उनका मानना है कि जीने के लिए जीना नहीं है, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। तो नागार्जुन ने एक जगह पर कांग्रेसी शासन व्यवस्था की आलोचना भी की है और
ये उपन्यास की समाप्ति स्वाधीनता, शांति और प्रगति के नारे के साथ होती है। और नागार्जुन का एक स्वप्न है कि एक यूटोपिया है जिसे वो उपन्यास में सहज ही समाहार करके यथार्थ बनाते हैं। वे मानवीय संघर्ष की रूपरेखा स्वाधीनता, शांति और प्रगति में देखते हैं। उसके बाद वरुण के बेटे जो उपन्यास है, ये उपन्यास सर्वप्रथम उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा संकेत में प्रकाशित हुआ था। और वरुण के बेटे में नागार्जुन ने मलाही गुटियारी के मछुआरों का संघर्षपूर्ण जीवन मार्मिक रूप से कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें जनसंघर्षों और जन आंदोलन को मछुआ समाज की समस्याओं के संदर्भ में रखा गया है। ये उपन्यास में लेखक ने समाजवादी यथार्थवाद के माध्यम से निम्न वर्गीय जनता के संघर्ष को उभारा है। और बाबूराम गुप्त भी लिखे हैं कि नागार्जुन ने वरुण के बेटे में वर्ग संघर्ष का चित्रण किया है। उपन्यासकार ने जनशक्ति को अधिक शक्तिशाली चित्रित करने, साम्यवाद के प्रति प्रबल आग्रह, विरोधियों को कमजोर बताने और सर्वहारा वर्ग में एकदम राजनीतिक चेतना का सूत्रबद्ध करने के आग्रह से किया है। तो उपन्यास का अंत भी साम्यवादी विचारों से होता है और उपन्यास के अंत में अपने विचार स्पष्ट तो इसी तरह रखा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद, मछुआ संघ जिंदाबाद, हक की लड़ाई जीतेंगे, गढ़पुखर हमारा है, हमारा है, ये स्लोगन दिए हैं। उसके बाद जो दुख मोचन जो उपन्यास है, ये उपन्यास नागार्जुन का बहुत चर्चित उपन्यास है। दुख मोचन उपन्यास का प्रकाशन 1957 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा हुआ था। प्रकाशन से पहले ये उपन्यास आकाशवाणी के लखनऊ प्रयाग केंद्र से जुलाई, अगस्त, सितंबर 1956 में 13 किस्तों में प्रसारित हुआ था। एक पिछड़े हुए गांव में नवनिर्माण की कहानी को लेखक ने उपन्यास की कथावस्तु का आधार बना है। और यहाँ भी नागार्जुन का मकसद समाजवादी यथार्थ की स्थापना है। तो इस उपन्यास में टमका कोहली गांव की नवनिर्माण की कहानी है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र है दुखमोचन, जो कलकत्ता में अच्छा खासा व्यवसाय छोड़कर टमका कोयली गांव वापस आते हैं और गांव के नवनिर्माण में जुट जाते हैं। दुखमोचन ने अपना सारा जीवन गांव के लोगों को समर्पित कर दिया है। गांव के लोग विदुर कपिल और विधवा माया के प्रेम संबंधी को विरोध करते हैं, लेकिन दुखमोचन उसे शादी में परिवर्तित कराता है। मानव मात्र का हित करना दुखमोचन के जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य बन गया है। गांव को प्रकाशमय भविष्य के बारे में वो बताता है कि आप सभी को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कभी न कभी काम करना पड़ेगा। आगे हम बांध तैयार करेंगे, कुओं की खुदाई करेंगे, गांव की तरक्की की 10 काम होंगे, एकजुट होकर हमें ये सब काम करना होगा। ये दुखमोचन में लिखा गया है। उसके बाद जो कुंभीपाक उपन्यास है, ये उपन्यास नागार्जुन ने समाज में फैले भ्रष्टाचार, अनाचार, वर्ग वैषम्य आदि समस्याओं को लेकर इस उपन्यास की रचना की थी। इस उपन्यास में इन समस्याओं के साथ साथ समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। और नागार्जुन ने कुंभीपाक में चंपा और भुवन जैसे स्त्रियों को नर्क से उबारने हेतु सर्वनिष्ठ जीवन के द्वारा उनके लिए खोल दिए हैं। भुवन और चंपा निर्मला के सहयोग से कुंभीपाक से छुटकारा पाकर अंत में सिर्फ कुटीर में अचार, मुरब्बे, पापड़, बेल बूटे, झालर, रुमाल, मोजे, स्वेटर आदि दैनिक जीवन की वस्तुएं बेचकर अपना कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और सामान्य जीवन जीती है। तो कथानक की दृष्टि से कुंभीपाक नागार्जुन की सफल रचना है। जिस समस्या का संकेत रचना के प्रारंभ में लेखक ने दिया है, तो उसका समाधान भी उपन्यास के अंत तक आते आते प्राप्त हो जाता है। और राजनीति के विचारों से मुक्त होने के कारण इसका कथानक सरल, स्वाभाविक और सुसंगत है। इस रचना का कथानक विचार की अपेक्षा घटना पर भी आधारित है। उसके बाद हीरक जयंती जो उपन्यास है, ये उपन्यास में नागार्जुन ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है, जिसमें भ्रष्ट नेतृत्व की कटु आलोचना की है। तो हीरक जयंती में एक ऐसा मंत्री चित्रित है जिसकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है।
मंत्री, साहित्यकार, समाज सेवक, सेठ, जमींदार सबको बेनकाब किया गया है। तो मंत्री महोदय की नीति, कुर्सी मोह, पद अभिलाषा, स्वार्थ साधना, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का सही परिप्रेक्ष्य में रखकर जीवन चित्र प्रस्तुत किया गया है। नरपत नारायण सिंह नेताओं में और विशेषता यूँ या न हो, लेकिन वक्तृत्व कला की विशेषता अद्भुत है, जिसके द्वारा वे श्रोतागण को अश्वलित वाक्धारा से मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। तो अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा था कि शासन और सत्ता की जरा भी लालसा हमारे अंदर नहीं है। हाँ, इसी बात की लालसा जरूर है कि जनता जनार्दन की सेवा के लिए अंतिम क्षण तक हम अपने तन मन कर सकें। मगर असल में सच ये है कि ये लोग कुर्सी छूने के लिए तैयार नहीं होते हैं। व्यापार मंडल की तरफ से जब नरप सिंह को हक इतर 1000 रुपये की राशि से भेंट की गई तो वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता थी, मगर मैं इस निधि को अपने लिए आपकी तरफ से श्रद्धापूर्ण नैवेद्य मानता हूँ। तो आज के भ्रष्ट नेताओं पर व्यंग करते हुए नागार्जुन ने भी लिखे हैं कि जिनके जीवन का दीप हमेशा ही औरों के लिए ही जलता ही रहा, ऐसे कार्यकर्ता निर्लिप्त भाव से यदि सार्वजनिक निधि में से 150 रुपये लेते चले तो इसमें बुराई कैसी। लेकिन नागार्जुन प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचार देखकर उनसे द्रवित हो उठते हैं और अपना जाहिर विरोध करते हैं। तो नागार्जुन देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो उपन्यास में लेखक ने भ्रष्टाचार, दबाव तंत्र, शोषण, वर्ग संघर्ष जैसे विषयों को उठाया है। उसके बाद उग्रतारा जो उपन्यास है, ये उपन्यास में नारी के संघर्ष की कहानी है। नारी के प्रेम, बेबसी, हृदयता और सर्वोपरि उसके जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। समाज द्वारा पीड़ित नारी के दर्द भरी दास्तान को लेखक यहाँ उजागर करते हैं। और उपन्यास की मुख्य पात्र अग्नि एक विधवा स्त्री है, जो कि उग्रतारा विधवा स्त्री है। उसका प्रेमी कामेश्वर भी विधुर है। दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त है। वे दोनों आपस में शादी करके सुखी संपन्न जीवन यापन करना चाहते हैं। इसी इरादे से वो घर से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है, जिनमें कामेश्वर को 9 महीने तक कैद हो गई, जबकि अग्नि को छोड़ दिया जाता है। जेल में हवलदार भविरवन सिंह अग्नि पर कुदृष्टि डालता है और वो ज़बरदस्ती अग्नि से विवाह कर लेता है। लेकिन अग्नि उस विवाह को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उसे बलात्कार ही मानती है। वो हवलदार से गर्भवती होने पर अपने को कामेश्वर को योग्य नहीं मानती है, लेकिन कामेश्वर जेल से छूटने पर अग्नि की खोज कर लेता है और उसे नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाता है। तो नागार्जुन ने इस उपन्यास में जेल और उसके वातावरण पर प्रकाश डाला है। तो जेल में भविखन सिंह हवलदार महिला कैदियों में विशेष दिलचस्पी रखता है। महिला कैदी उड़न में भविखन सिंह को सलाह दी कि सिपाही यह जो नई छोकरी आई है उसका आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल उड़ाव माल है, जिसकी डाल में घोंसला होगा तो उसी पेड़ के हवाले कर देगी अपने को। तो नागार्जुन एक यथार्थवादी रचनाकार है। उन्होंने उग्रतारा उपन्यास में अग्नि की करुणा गाथा लिखी है। नागार्जुन ने स्पष्ट कहा कि स्त्री पुरुष में समान रूप से समझदारी पैदा होगी तो मनोरंजन के कई साधन निकल आएंगे, व्यभिचार घटेगा। देहात में खाते पीते परिवार में अधेड़ भारी मुसीबत पैदा करते हैं। तो अग्नि जैसी लड़कियों के लिए ज़्यादा संकट उन्हीं की तरफ से आ जाता है। समाज में व्याप्त बलात्कार और व्यभिचार के खिलाफ नागार्जुन ने कामेश्वर जैसे विधुर युवक द्वारा सामाजिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। और वेरी इंटरेस्टिंग उपन्यास है। उसके बाद जो पारो उपन्यास है, यह एक स्त्री प्रधान उपन्यास है। और नागार्जुन का पारो लघु उपन्यास मूल मैथिली उपन्यास पारो का हिंदी रूपांतर हुआ है। इसका प्रकाशन सन 1975 में हुआ था। तो नागार्जुन ने इस उपन्यास में
अनमेल विवाह की समस्या को तथा बेमेल विवाह की त्रासदी को लोगों के सामने रखा है। तो नागार्जुन जी ने अपनी रचनाशीलता में समाज की यथार्थ के रूपांतरण को एक कारागर माध्यम से मानते हैं। तो मैथिल जनपद बिहार का पिछड़ा हुआ भाग है, जहाँ लग्न विधि निश्चित करने की प्रथा अलग है। तो विवाह के लिए वहाँ सुराट का मेला लगता है, जिसमें विवाह इच्छुक वर आते हैं और वहाँ कन्याएं वर का चयन करती है। विवाह में मध्यस्थ भी होते हैं, उन्हें घटक भी कहते हैं। घटक और पंजीकार जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। उपन्यास के मुख्य पात्र पार्वती इसी समस्या का शिकार है। पारू की माँ पारू की शादी 45 वर्षीय चुल्हाई चौधरी से करती है। पारू अपने उम्र से बड़े चौधरी के साथ नाखुश है। दोनों ने किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं रहता। प्रौढ़ता के अंतिम कगार पर खड़ा चौधरी पारू को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से संतुष्ट नहीं कर पाता है। पारू उसे पति मानने से इनकार करती है और स्पष्ट कहते हैं कि जिन्हें आप लोग चौधरी कहते हैं उनमें मेरा क्या संबंध। पति पत्नी का संबंध तो हरगिज नहीं। वैसे आप कहें कि जहाँ 50 वर्ष वर की पत्नी 15 साल की होती है, वहाँ सामंजस्य कैसे संभव हो। तो पारो भारतीय नारी की करुण कहानी पर प्रकाश डालती है और भगवान से विनती करता है, हे भगवान, लाख देह दे मगर फिर औरत बनाकर इस देश में जन्म नहीं दे। उनकी प्रत्येक लाइन में उनकी दाम्पत्य की अनबन सामने आती है। पारू को पता है, लंगड़ा रहे या अंधा, लूला रहे या काना, कुड़ी रहे या पागल, बूढ़ा हो या पौढ़, पति साक्षात परमेश्वर होता है। यही शिक्षा छूट पड़ने से ही औरत को मिलती है। पारू के जीवन में घटी घटनाओं को उपन्यासकार ने इसी उपन्यास में कथा रूप दिया है। जिस प्रकार वे पार्श्विक अत्याचार सहती है, पारू और जब सहन शक्ति का बांध टूटा है तो क्रांति आ जाती है समाज में। उसके बाद जन्मिया का बाबा या इमतरिया, इस उपन्यास 2 नामों से प्रकाशित हुआ है। ये दोनों उपन्यास बोलकर लिखे गए उपन्यास है। इमतरिया बाबा मस्तराम तथा भगवती दास आदि 4 प्रमुख पात्र हैं। ये सभी पात्र वारी वारी से अपनी जीवन कथा और यथार्थ अनुभव का विवरण दे देते हैं। इमतरिया में मजदूर से हड़तालों का खुला चित्रण है। मजदूर हड़ताल के साथ साथ मठ और मंदिरों में धर्म के नाम पर जो आम निम्न जनता का शोषण हो रहा है, उसी समस्या पर लेखक ने दृष्टि की है और विरोधी भी दर्शा है। तो नागार्जुन का मत है कि धर्म के नाम पर मनुष्य को चाहने वाले यक्ष, गंधर्व, देव देवियाँ और अब बाहर नहीं रह गए। तो मोटी झिल्दू वाले पुराने या पुथी की बारीक पंक्तियाँ में बंद हैं। तो किसानों की इस दुर्दशा के मूल में किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, धार्मिक कारण ही प्रमुख है। पाखंड का अनावरण इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो साहित्यकार अपने गद्य में लेखन में उपन्यास के जरिए इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को भी दिखाए हैं। धार्मिक विकृतियों को भी दिखाने से हरगिज नहीं चूकते। जमनिया का बाबा नागार्जुन के अन्य विषयों में से भिन्न विषय लेकर लिखा गया है और जमनिया का बाबा उपन्यास की घटनाएं इमतरिया के समक्ष है, मात्र पात्रों का प्रस्तुतिकरण अलग है। तो इमतरिया की कथा इमतरिया से शुरू होती है तथा जमनिया का बाबा की कथा का आरंभ बाबा द्वारा ही होता है। तो इस उपन्यास में ग्राम्य जीवन में व्याप्त अंधविश्वास और आध्यात्मिक भावना का आवरण ओढ़कर उस अंधविश्वास का अयोग्य फायदा उठाने वाले मठ के योगी साधुओं के चरित्र का पर्दाफाश किया गया है। तो अपने मकसद को लेखक ने उपन्यास के आरंभ में ही स्पष्ट बताया है पहले। तो सिद्ध साधुओं की बात नहीं, पर बाबा कहलाने वाले लोगों की जिंदगी के ऊपर से पर्दा उठाकर देखें तो आप आश्चर्य ही रह जाएंगे। ये स्पष्ट हुआ है इसका उपन्यास में। ठीक है, तो ये था नागार्जुन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व, जो कि मैं कृतित्व में उपन्यास लिखे हैं, इस उपन्यास के मूल उद्देश्य क्या है, इस उपन्यास में नागार्जुन जी ने क्या बताए हैं,
ये मैं डिटेल्स आपको बताई। नेक्स्ट क्लास में नागार्जुन जी के कहानी के बारे में मैं बताऊंगी डिटेल्स। जितने कहानी लिखे हैं उस कहानी के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे क्लास आप सभी को सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।